हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया है दिसंबर 2023 वालों का। और कुल मिलाकर अब ये एक कहते नहीं है लास्ट अल्टीमेटम, मतलब अगला नंबर मेरा। तो जो लोग अब सीए फाउंडेशन के लिए अब तक सतर्क नहीं थे, जिन्होंने जून अटेम्प्ट के लिए अब तक अपनी तैयारियां पूरी नहीं की है, तो उन सब के लिए तैयारियां स्टार्ट नहीं करी, उन सब के लिए अब इंस्टीट्यूट का ये हिदायत आ चुका है कि अब अगला नंबर तुम्हारा है, तो कृपया करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर ले। तो रिजल्ट जो है बेटे, ओवरऑल जो स्टूडेंट्स का है वो रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और अब आप लोगों की बारी, आप लोग अपने रिजल्ट पे काम करेंगे। तो उसी के लिए हम और आप एक साथ में मिले हैं। तो मैं आपको सीए फाउंडेशन लॉ का पढ़ा रहा हूं। कौन सा टॉपिक? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अभी तक हमने 5 लेक्चर्स किए हैं और हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मटेरियल से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लासेस भी बड़ी अच्छी लग रही है। अब क्या करते हैं, हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू होने से पहले मेरी एज यूजुअल रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप कृपया करके इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो समय ना गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर से हमें शुरू करना है। और इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है, हम पहले इसकी रिवीजन करने वाले हैं। ऑल वेल बेटे, तो रिवीजन करते हैं स्टार्ट। पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ये यूनिट कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम लोग इसको बार बार रिवाइज करते जाएंगे। तो मैंने आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया। तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट की जन्म तिथि बताई। कॉन्ट्रैक्ट की जन्म तिथि क्या थी? 1 सितंबर 1872, 1872। इट एक्सटेंड्स टू ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट मींस ये पूरे भारत में एप्लीकेबल है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। ऑल वेल। तो सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एच ये बात बोलता है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक एग्रीमेंट जिस पर आप लीगल एक्शन ले सको, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हो। क्लियर है? यहां पर ये क्लैरिटी हो रही है कि एग्रीमेंट आप जो बनाओगे वो बिजनेस एग्रीमेंट बनाना, क्योंकि बिजनेस एग्रीमेंट में ही इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन को बनाने की, इसीलिए एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है वो। ऑल वेल। फिर हमने एग्रीमेंट की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई कहता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का मतलब एक प्रॉमिस होता है जिसमें कंसिडरेशन को आप जोड़ दो, एग्रीमेंट बन जाएगा। और वो एग्रीमेंट आपका सोशल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, वो कौन सा होना चाहिए? बिजनेस एग्रीमेंट होना चाहिए। ऑल वेल। फिर हमने एक प्रॉमिस की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। तो प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या थी मेरे प्यारो? प्रॉमिस का मतलब व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। क्लियर है? फिर हमने स्टार्ट किया सोशल एग्रीमेंट और बिजनेस एग्रीमेंट के बारे में डिफरेंस। तो सोशल एग्रीमेंट में क्या होता है? सोशल एग्रीमेंट में कभी भी पार्टी की इंटेंशन नहीं होती है कि वो लीगल रिलेशन को बनाए, तो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। बिजनेस एग्रीमेंट में पार्टी की इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन को बनाने की, एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। तो एक कंक्लूजन निकला था, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर not contract. Generally social agreement are not contract and business agreement are contract. All well, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। फिर हमने कुछ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करी। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हमने शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो बेटे, जिन लोगों ने सारे लेक्चर्स लिए हैं उनको अभी ये सब फिंगर्स पे होगा, बच्चों का खेल लग रहा होगा। ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन आपका टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक होता है आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है आपका ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल। तो मैंने बताया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो या तो आप ओरली या रिटर्न में बनाते हो। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट
जो इम्पोज्ड बाय लॉ होते हैं, जहां पर आपको ओरली और राइटिंग में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जैसे कुली का यहां पर आपको एग्जांपल दिया था। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कंडक्ट ऑफ द पार्टीज से चलते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट विच इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज आर कॉल्ड टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल है, कैश विड्रॉल फ्रॉम एटीएम मशीन, कॉइन ऑपरेटेड टेलीफोन मशीन। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है। और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मैंने कहा था हम लोग यूनिट नंबर 6 के लिए इसको छोड़ देते हैं। और अगली बात हुई थी ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये आप Amazon फ्लिपकार्ट वगैरह से जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो वो ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने क्रिएट कर लिया, क्रिएट कर कर आपको चेक करना था कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट बनाया है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी मुझे चेक करना है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल एंड इलीगल और अनएनफोर्सेबल, ठीक है। ये बात करी हमने। मैंने आपको बताया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब आप बनाते हो तो उस समय जैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाया, आपको कैसे पता चलेगा कि सर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो आपने बनाया है वो वैलिड है। तो ये पता चलेगा, मैंने आपको एक 10 का दम दिया था, मतलब सेक्शन नंबर 10, टॉपिक का नाम भी सेक्शन नंबर 10 है, जो आपसे ये बोलता है कि आप किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए इन 10 के 10 पॉइंटों को आप कवर करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या बन जाएगा, वो वैलिड बन जाएगा। कितने पॉइंट कवर करने हैं बच्चे? 10 पॉइंट कवर करने। क्लियर है? एक मिनट बेटे, ठीक है। कितने पॉइंट कवर करने? 10 पॉइंट। तो वो कौन से 10 पॉइंट थे? तो एक है आपका प्रॉपर ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, तीसरा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, चौथा कंसिडरेशन, पांचवा फ्री कंसेंट, छठा लॉफुल पर्पस, सातवां सर्टेनिटी, आठवां पॉसिबल टू परफॉर्म, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ एंड अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉ। ऑल वेल। आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हुआ तो वॉइड एग्रीमेंट होगा या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या था? वॉइड एग्रीमेंट यूजलेस एग्रीमेंट होता है स्टार्टिंग से, जिसको आप वॉइड अब इनिशियो भी कहते हो, वॉइड फ्रॉम वेरी बिगनिंग। जैसे एग्रीमेंट विद माइनर अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये सारे जो होते हैं वो वॉइड होते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। ऑल वेल। फिर हमने बात करी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट मींस द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या बताया था मैंने? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बनाते वक्त एकदम वैलिड होते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं जिसके कारण उन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इनको आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हो। क्लियर है? फिर हमने बात करी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? जिसको आप कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हो। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी कैंसिलेबल होता है। ठीक है जी। अभी बेटे मेरे रिवीजन चल रही है। ऑल वेल। तो रिवीजन पूरी अच्छे से करनी है, बिल्कुल फोड़ देना है चैप्टरों को। एग्जाम के अंदर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, फोड़ देना है बहुत अच्छे से। ठीक है जी। तो अब आपको बात करनी है आगे इलीगल की। तो इलीगल वॉइड भी होता है, साथ में पनिशेबल भी होता है। वॉइड प्लस पनिशेबल इज इक्वल टू इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ऑल वेल, समझ में आई बात? और फिर हमने बात करी थी अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विच आर गुड इन सबस्टांस बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन लाइक नॉट प्रॉपर स्टाम्पिंग, नॉट प्रॉपर साइंड, not proper registered, the contract becomes unenforceable, या जिस पर समय की लिमिटेशन लग जाती है। तो ये भी याद हो गया। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करी। एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें दोनों पार्टी अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर लेती है। जैसे कि मैंने आपको सामान दिया, आपने मुझे पैसे दिए, एग्जीक्यूटेड। ऑल वेल। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको आप इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो, जिसमें दोनों पार्टी अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल अभी नहीं करती, बाद में फुलफिल करेगी। मतलब इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट है, अभी परफॉर्मेंस दोनों पार्टी की तरफ से नहीं हुई है। क्लियर है?
और थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को भी क्लासिफाई किया हुआ है एक यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में, एक बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में। क्लियर है? यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट आपका वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें परफॉर्मेंस जो है वो बोथ साइड से, सॉरी, एक पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस कर दी है और एक पार्टी परफॉर्म करेगी। तो यहां मैंने आपको एयर इंडिया में मैंने अपनी अगले महीने फ्लाइट करवाई है, पेमेंट मैंने आज कर दी है, तो मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो गई, लेकिन एयर इंडिया की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं हुई है। इसको हम यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्लियर है? यूनिलेटरल और बायलेटरल के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑफर। मैंने आपको बताया हम ऑफर करेंगे फिर एक्सेप्टेंस करेंगे। तो बस ये लास्ट टॉपिक है आपके ऑफर और एक्सेप्टेंस, हालांकि इसमें भी अभी आपको समय लगेगा। क्लियर है? तो ऑफर और एक्सेप्टेंस में सबसे पहले ऑफर का मैंने सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए उसकी डेफिनेशन ये कहती है when one person signifies मतलब express his willingness to do or abstain from doing any activity or thing etc is called offer। लेकिन जो ऑफर दिया है वो क्यों दिया है? ताकि सामने वाले पर्सन की हम कंसेंट ले सके, एसेंट ले सके, एसेंट मतलब सहमति ले सके, एक्सेप्टेंस ले सके। ऑल वेल, तो हमने क्या बात करी कि ऑफर में व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, मतलब कि आपका विलिंगनेस को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। द पर्सन हु गिव्स द ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमीजर, द पर्सन टू हुम द ऑफर इज गिवन इज कॉल्ड प्रोमीजी। यहां तक ओके? फिर ये कहता है फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस। तो आप अपनी विलिंगनेस को शो करोगे। तो एक एग्जांपल दिया था मैंने, जैसे कि मैं ये बोलूं कि यार मैं सोच रहा हूं अपनी इस घड़ी को बेचने की, क्या ये ऑफर है? दिस इज नॉट द ऑफर। हाँ, मैं ये बोलता कि क्या आप मेरी घड़ी खरीदना चाहोगे? दिस इज द वैलिड ऑफर। ऑल वेल, तो इसके बाद हम बात करते हैं द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पार्टी। ये जो हमारी विलिंगनेस है वो सामने वाली पार्टी की एसेंट लेने के लिए होनी चाहिए। और ऑफर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑफर मेरा नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब मैं कुछ करने के लिए ऑफर भी दे सकता हूं और कुछ ना करने के लिए भी ऑफर दे सकता हूं, जो मेरे डेफिनेशन में है। डेफिनेशन में देखो क्या है, ऑफर टू डू के लिए भी है और टू एब्सटेन के लिए भी है। तो एब्सटेन के बारे में मैंने क्या बताया था, अगर बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए तो पिछली वीडियो देख लेंगे आप लोग। शॉर्टकट में चाहिए क्योंकि रिवीजन चल रही है तो दोबारा बता देता हूं। मान लो मेरी कार किसी स्कूटी वाले से टकरा गई, स्कूटी वाला कह रहा है कि मैं अब पुलिस को फोन कराऊं। तो मैंने कहा आप पुलिस को फोन मत करो, मैं आपको 10,000 रुपए देता हूं। तो मेरा ये जो ऑफर है ये एब्सटेन के लिए, मतलब पुलिस को कॉल ना करने के लिए। ऑल वेल, कुछ आ रहा है समझ में? तो ये मेरा अभी तक का पूरा चिट्ठा था। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर की। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने लायक है, बन सकता है क्वेश्चन यहां से। एक केस स्टडी भी बताऊंगा आपको यहां पर मैं। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग इसको शुरू करते हैं। अब इसको ना मैं 3 पार्ट में ऐसे समझाऊंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, सबसे पहला है आपका जनरल और स्पेसिफिक ऑफर। अगर आपके पास बुक है तो पेन आप हमेशा अपने पास रखें। तो यहां पर सबसे पहले टाइप्स ऑफ ऑफर ऑन द बेसिस ऑफ, इसके ऊपर लिख लो, सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरिंग। सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरिंग मतलब ऑफरी कौन है। तो ये 2 टाइप के ऑफर होते हैं, एक जनरल और एक स्पेशल ऑफर। अभी डिटेल में बात करेंगे हम लोग। दूसरे के ऊपर आप लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर। टाइमिंग ऑफ, जहां जगह मिलो वहां लिख लो बेटे सेकंड ऑफर। और तीसरे के ऊपर आप लिख सकते हो कंटिन्यूअस ऑफर। तो ये 3 हिस्सा है, 3 हिस्से आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर के। तो मैं आपको ये 3 के 3 हिस्से पहले अपने अंदाज में बताना चाहूंगा। पूरा का पूरा बहुत अच्छे से समझना। अगले 20-25 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक पहले मैं अपने तरफ से बताने जा रहा हूं, फिर हम जाने वाले हैं नोट्स के ऊपर और उसके बाद मैं फिर बुक पे आने वाला हूं। क्लियर है?
तो देखो आपकी पढ़ाई बिल्कुल सिस्टमैटिक हो रही है, आपको इंस्टीट्यूट का मटेरियल कवर हो रहा है, आपको नोट्स कवर हो रहे हैं पूरे के पूरे, आपको मेरा एक्सपीरियंस कवर हो रहा है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे ही हमारा ये वाला यूनिट कवर हो जाएगा, यूनिट के कवर होते ही हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, केस स्टडीज करेंगे, पेपर में एग्जाम में आपको कैसे लिखना है आंसर, ये चीज आपको वहां पर बताई जाएगी। क्योंकि बच्चों का यह है कि सर लॉ में नंबर नहीं आते, और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज तकरीबन तकरीबन मेरे पास अभी काफी रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स में लॉ क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, लॉ में नंबर बहुत कम इंस्टीट्यूट देता है। तो कई स्टूडेंट ऐसे, एक बच्चा ऐसा था जिसका मैथ्स के 96 है, इकोनॉमिक्स 91 है, अकाउंट्स 88 है, लॉ में 52 है। एक बच्ची ऐसी है जिसके 90 जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर है, 88 मैथ्स के अंदर है, अकाउंट्स में उसके 69 है, लॉ के अंदर 59 है। तो ये जो लॉ है इसके अंदर मार्क्स बहुत मुश्किल से आप लोगों को मिलते हैं। तो आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं, वो सारे स्टेप्स हम लोग कॉन्टिन्यूसली पढ़ेंगे। बस एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप कृपया करके इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाने की कोशिश करो, अपने दोस्तों को दो, क्योंकि आप लोगों का ग्रुप होता है पूरा का पूरा, आप वहां पर इसको शेयर करें, आपको और आपके दोस्तों को बहुत फायदा होने वाला है। हम पूरी की पूरी लॉ यहाँ पर कवर करने वाले हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक, कहीं छोड़ना नहीं है लॉ को। ऑल वेल, और कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कोई भीड़ भाड़ नहीं होने वाली है, किसी प्रकार का टाइम वेस्ट नहीं होगा। वीडियो बनाते वक्त कोई टाइम वेस्ट नहीं होता मेरी वीडियो में, मैं टू द पॉइंट क्लास लेता हूं और क्लास को खत्म करता हूं। जैसे कि दूसरी वीडियो में आप लोग देखते हो टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे बात हो रही है, ये हो रहा है, अपने बारे में बता रहे हैं, कुछ नहीं, सीधी पढ़ाई। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे जनरल, स्पेशल, काउंटर, क्रॉस और स्टैंडिंग ऑफर की। तो पहले मैं जरा अपने तरफ से आपको ये समझाऊं। तो मेरे प्यारों, सबसे पहला मैं टाइप्स ऑफ ऑफर ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने आपको क्या लिखवाया, सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरी। दो टाइप के होते हैं मेरे प्यारे, एक होता है जनरल ऑफर और एक होता है मेरा स्पेसिफिक ऑफर। तो सर ये क्या होता है? अब जनरल को सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जनरल ऑफर क्या है। बेटे आप लोग कभी किसी रेलवे स्टेशन, किसी बस स्टैंड या कहीं पर ऐसी जगहों पर गए हो, थोड़ी भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती है, आप वहां देखना बोर्ड लगे होते हैं, कहीं कहीं पर वो पोस्टर से लगे होते हैं, गुमशुदा की तलाश। ठीक है, हमें खोज है इस बंदे की। देखा होगा आपने, एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की फोटो होती है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि उस फैमिली के घर वाले उस बंदे को ढूंढना ही नहीं चाहते, क्योंकि फोटो इतनी बुरी उसके अंदर होती है कि वो पहचान में ही नहीं आती। नीचे लिखा होता है ये बंदा मिस्टर प्रकाश राज, ये पिछले महीने 28 तारीख से खोया हुआ है, अपना कालकाजी एरिया से खोया हुआ है, इसका दिमाग से थोड़ा पैदल है। जिस भी आदमी को, जिस भी पर्सन को ये अगर मिल जाता है वो कृपया मेरे पास लाएं, मैं उसे 20,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का इनाम दूंगा। देखे होंगे आपने। तो बेटे मेरे, एक तरीके से जिसका वो पर्सन खोया है वो एक ऑफर दे रहा है उस पोस्टर के माध्यम से कि एनीवन, एनी पर्सन, कोई भी बंदा जो मेरे इस बंदे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 20,000 का इनाम दूंगा। तो ऑफर तो है, और ये कौन सा ऑफर है? जनरल ऑफर। ऑल वेल, तो जनरल ऑफर का मतलब क्या होता है? ये वो ऑफर होते हैं जो पब्लिक एट लार्ज को दिए जाते हैं, मेड टू पब्लिक एट लार्ज, मेड टू पब्लिक एट लार्ज। क्लियर है? तो एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लो कि किसी एक पर्सन ने, उसकी मोटरसाइकिल खो गई और मोटरसाइकिल उसकी खोई हुई है, अब वो अपनी मोटरसाइकिल को ढूंढ रहा है, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल उसको मिल नहीं रही। तो उसने क्या करा, उसने एक इनाम रख दिया कि वो पर्सन जो मेरी इस मोटरसाइकिल को DL3CK4397 इस बाइक को ढूंढ कर लाएगा, उसको मैं 2,000 रुपए का इनाम दूंगा। 20,000 तो नहीं, क्योंकि बाइक ही 30,000 की है।
तो इसने जो ऑफर दिया इसको बोलते हैं हम जनरल ऑफर। ऑल वेल, तो जनरल ऑफर के बारे में आप ये बोल सकते हो द ऑफर विच मेड टू पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, अब स्पेसिफिक ऑफर क्या है? बेटा स्पेसिफिक ऑफर का मतलब होता है ऐसे ऑफर जो दिए जाते हैं मेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन। जैसे ए ने बी को बोला कि भाई क्या तू मेरा घर खरीदना चाहेगा, और ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ पर्सन वो लोग जिनको हम गिन सकते हैं और वो एक ग्रुप के अंदर हो, मतलब स्पेसिफिक हो। जैसे कि एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि वो कोई भी बंदा जो 90% मार्क्स लेकर आएगा उसको लैपटॉप इनाम मिलेगा। तो ये कौन सा ऑफर है? तो ये स्पेसिफिक ऑफर है, क्योंकि टीचर अपने स्टूडेंट्स को 90% लाने पर लैपटॉप देगा, किसी दूसरे के स्टूडेंट को तो देगा नहीं। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। ऑल वेल, तो मैं आपको क्या बता रहा था, टाइप्स ऑफ ऑफर ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी। दो टाइप के ऑफर है, एक जनरल ऑफर है और एक स्पेसिफिक ऑफर है। जनरल ऑफर वो ऑफर होता है जो पब्लिक एट लार्ज को देते हैं, किसी पर्टिकुलर बंदे को नहीं देते। स्पेसिफिक ऑफर किसी पर्टिकुलर बंदे को देते हैं, जनरल ऑफर पर्टिकुलर बंदे को नहीं देते। ऑल वेल, यहां तक क्लियर है? तो बेटे अब यहां पर एक केस आया, केस स्टडी। ठीक है, वो केस स्टडी थी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल। ठीक है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक इस केस का नाम है। अब ये केस क्या था, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जबकि पहले भी आपको बताया हुआ है, जब मैं आपको वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का केस बता रहा था, कि अगर किसी भी पर्सन को जो कि सीए फाउंडेशन की लॉ पढ़ रहा है, लॉ को अच्छे तरीके से करना है, तो उसको सारे प्रोविजंस तो पढ़ने, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं सब प्रोविजंस हैं, उसके साथ में उनको केस स्टडीज भी करनी है। हालांकि आपको बुक में, इंस्टीट्यूट की बुक में दिए गए सारे केसेस नहीं पढ़ने। अगर वो आप सारे केसेस पढ़ने पे आ गए तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। तो कई सारे इररिलेवेंट केसेस भी हैं जो इंस्टीट्यूट आपसे नहीं पूछता है। बट कुछ गिने चुने केसेस जो है वो आपको पढ़ने। तो तकरीबन 15 से 18-20 केस स्टडीज आपको पूरे फाउंडेशन की लॉ के अंदर पूरी रट मारनी है। और कुछ केस स्टडीज मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, और कुछ केस स्टडीज पूरे जो रिलेवेंट केस स्टडीज हमारी सीए फाउंडेशन लॉ की होने वाली है, वो सारी की सारी मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड करने वाला हूं। ओके, तो वहां से आप सीक्वेंशली उन सारी केस स्टडीज को देख सकते हो। क्लियर है? तो जा रहे हैं यहां पर कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल जो है वो कंपनी थी, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक थी। अभी कंपनी क्या कह रही थी, देखो बेटे, एक कंपनी थी, उस कंपनी ने एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च किया। लॉन्च इन द सेंस नया प्रोडक्ट नहीं है, मतलब वो बेचा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के पीछे आपने देखा होगा, प्रोडक्ट के पीछे डायरेक्शंस वगैरह कुछ लिखी होती है, कुछ बातें लिखी होती हैं। कंपनी ने लिखा था कि भाई मेरे इस प्रोडक्ट को यूज कर कर जो भी पर्सन बीमार हो गया, ठीक है, जिसको इन्फ्लुएंजा हो गया, हैजा बोलते हैं शायद इन्फ्लुएंजा को, कंपनी ये बात बोल रही है मेरे प्रोडक्ट को यूज कर कर अगर किसी भी पर्सन को, तो क्या बोला, किसी भी, ठीक है, मेरे प्रोडक्ट को यूज कर कर किसी भी पर्सन को अगर बीमारी हो जाती है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो मेरी कंपनी उस पर्सन को 100 पाउंड्स का जो है वो हर्जाना देगी, कॉम्पनसेशन देगी। ऑल वेल, तो कार्लिल नाम की महिला थी, उस महिला ने इस प्रोडक्ट को परचेज किया। कार्लिल ने उस प्रोडक्ट को परचेज किया, और प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद डायरेक्शन पड़ी उसके पीछे की, और उसने उसको यूज किया और उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। क्लियर है? अब उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, तो ऐसी स्थिति में कंपनी ने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऑफर दिया था?
आपको नहीं लगता ये कंपनी का जनरल ऑफर था? कौन सा ऑफर था कंपनी का? जनरल ऑफर कि एनीवन हु कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा वी विल गिव रिवॉर्ड ऑफ 100 पाउंड। तो ये कौन सा ऑफर है? जनरल ऑफर। तो कार्लिल जो है वो इस कंपनी के पास गया, लाओ भाई पैसे दो, गई, नॉट गया, ये लेडी थी। तो कार्लिल इस कंपनी के पास गई, लाओ भाई पैसे दो। तो कंपनी ने बोला कि भाई हमने तो ऑफर दिया हुआ है, आपने हमें एक्सेप्टेंस कहां दी? हमारे बीच कोई एग्रीमेंट तो है ही नहीं, तो हम आपको पैसे क्यों दे? आप खुद सोचो, जनरल ऑफर में सामने वाला पर्सन आपको पहले एक्सेप्टेंस देगा या वो वाला एक्शन करके दिखा देगा। जैसे मैंने बोला कि कोई भी मेरे खोए हुए कुत्ते को ढूंढ कर लाएगा, मैं 10,000 दूंगा। तो पहले लोग क्या मुझे बताने आएंगे कि ठीक है मैं जा रहा हूं ढूंढने? ऐसा तो नहीं होता ना। जिसको मिला वो ढूंढ के ले आएगा और मैं उसको पैसे दे दूंगा। बात को समझ में आ रही है? तो यहां पर इस कंपनी ने पैसे देने से मना कर दिया। तो कार्लिल कोर्ट गई और कोर्ट के अंदर जब पूरा का पूरा मामला जज ने देखा, तो जज ने इस मामले को देखकर कहा कि यस, दिस इज जनरल ऑफर। ऑल वेल, क्लियर है बेटे? समझ में आ गया? तो ये मैंने अभी आपको सबसे पहले दो बताए, कौन से? जनरल और स्पेसिफिक ऑफर। तो उस केस के अंदर कंपनी को पैसे देने पड़े। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, मैं आपको ऑफर पढ़ा रहा था, तो ऑफर में मैंने अपने नोट से मीनिंग पढ़ा दी थी। When a person signifies his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, mode of making offer हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो मैंने आपके लिए स्टार्ट कराया आज की क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर या टाइप्स ऑफ ऑफर। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरी, मतलब ऑफरी कौन है, जिसको ऑफर दिया जा रहा है वो बंदा कौन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑफरी, ऑफर होते हैं दो टाइप के, एक मेरा जनरल होता है, दूसरा मेरा स्पेसिफिक ऑफर होता है। जनरल ऑफर में देखो क्या लिखा है, मेड टू पब्लिक एट लार्ज। ये वो ऑफर होते हैं जो पब्लिक एट लार्ज को दिए जाते हैं और अनसर्टेन पर्सन को दिए जाते हैं। क्लियर है? तो देखो एग्जांपल है, ए पर्सन ऑफर्ड कैश प्राइस ऑफ ₹5 लाख टू, देखो एनीवन के ऊपर मैंने यहां पर ये लगाया हुआ है, फॉर ट्रेसिंग हिज लॉस्ट डॉग टॉमी। तो अगर आप टॉमी को ढूंढ कर लाते हो तो फिर मैं आपको, कोई भी बंदा जो ढूंढ कर लाएगा, 5 लाख रुपए दूंगा। तो ये कौन सा ऑफर हो गया मेरे प्यारो? जनरल ऑफर। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ऑफर की। तो स्पेसिफिक ऑफर कौन सा होता है? मेड टू ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। एग्जांपल, ए पर्सन ऑफर्ड कैश प्राइस ऑफ ₹5 लाख टू, किसको ये कैश प्राइस दिया बंदे ने? मिस्टर अनिल को ये कैश प्राइस दिया, फॉर ट्रेसिंग हिज लॉस्ट डॉग टॉमी। तो अनिल को दिया, तो इसीलिए ये कौन सा ऑफर हो गया? स्पेसिफिक ऑफर। ऑल वेल, तो यहां पर मैंने आपको ये केस बताया है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी। तो कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी ने एडवर्टीजमेंट दी अपने प्रोडक्ट के ऊपर, लिखा कि किसी को भी अगर इन्फ्लुएंजा हो जाता है, किसी को भी इन्फ्लुएंजा हो जाता है मेरे इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, तो फिर एक सर्टेन पीरियड में, तो फिर यहां पर उसको मिलने वाले हैं क्या? 100 पाउंड। मिसेस कार्लिल ने खरीदा वो प्रोडक्ट, परचेज किया और उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, इवन आफ्टर यूजिंग इट एज पर द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन। और मिसेस कार्लिल ने उस प्रोडक्ट को प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली परचेज किया था, और वेल यूज किया था, नॉट परचेज किया था। तो द कंपनी रेजिस्टेड, कंपनी ने मना किया कि भाई हम तो नहीं देंगे पैसे, आपने एक्सेप्टेंस कहां दी? अरे पगले, तूने जनरल ऑफर दिया है, ठीक है। तो the company resisted claim on the ground that offer was not made to her and that in any case she had not communicated her acceptance to the offer। तो जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन नहीं देते। जनरली क्या होता है बेटे, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है तो कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए एग्रीमेंट लगता है। एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। यहां तक ओके?
तो जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट की आप बात करते हो, तो कई लोग कहते हैं भाई मैंने ऑफर दिया तो आप मुझे एक्सेप्टेंस भी दोगे, तभी तो एग्रीमेंट होगा। लेकिन जनरल ऑफर में मैं अगर जनरल ऑफर दे रहा हूं और वो जनरल ऑफर मान लो भारत के अंदर मैंने दिया, कोई भी बंदा इसको ढूंढ के ले आएगा, तो ये ऑफर तो मैंने 142 करोड़ जनसंख्या को दिया है। तो क्या सब पहले मुझे एक्सेप्टेंस देंगे आके कि ओके मैं ढूंढने जा रहा हूँ, ओके मैं ढूंढने जा रहा हूँ। मेरे पास व्हाट्सएप आ रहे हैं, एक दिन में एक 5 लाख व्हाट्सएप आ गए कि मैं ढूंढने जा रहा हूँ, मैं ढूंढने जा रहा हूँ। नहीं होता ऐसा। क्या होता है जनरल ऑफर के केस में, सामने वाला पर्सन जब वो एक्शन कर देता है जिस एक्शन के जो ऑफरर ने बोला था, और वो एक्शन बिल्कुल एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑफरर होता है, तो मान लिया जाता है एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई है। ऑल वेल क्लियर है। तो ये मैं आपको उम्मीद करता हूं समझा पाया। अभी सिर्फ 2 टाइप की क्लासिफिकेशन हुई है, एक जनरल ऑफर की और एक स्पेसिफिक ऑफर की। तो वापस आ रहा हूं मैं, अभी बेटा बुक पे जाएंगे, ठीक है। अभी पहले इस क्लासिफिकेशन को खत्म करते हैं। अब अगला है, नेक्स्ट है मेरे प्यारों, ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर। ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर, एक होता है बेटे मेरा काउंटर ऑफर, और एक होता है मेरा क्या, क्रॉस ऑफर। आप बोलोगे सर ये क्या, फिर आ गया कुछ नया। तो सुनना ध्यान से, सबसे पहले काउंटर वाला करते हैं। बेटे काउंटर ऑफर का मतलब क्या, देखो काउंटर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कुछ दिया, आपने बदले में मुझे तो कुछ दे दिया, काउंटर मारा, होता है ना। जैसे मैं बॉल को दीवार पे मारूं तो दीवार से वो बॉल मेरे ऊपर आएगी, काउंटर। अभी काउंटर ऑफर है क्या, बेटे आप कभी सब्जी मंडी गए हो, खासकर अपनी मम्मी के साथ, मम्मियों के साथ कभी सब्जी मंडी गए हो, बहुत मुश्किल होता है वहां जाना, मम्मियों के साथ बड़ी बेइज्जती करवाती है वो। तो कैसे, एक्स ये वाई, एक्स सेलर है, वाई अभी बना नहीं है, बनने वाला बायर है, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो प्रोस्पेक्टिव बायर। ऑल वेल। तो वाई ने एक्स, सॉरी एक्स बेचता है, मान लो अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इस टाइम पे आ रहे हैं, मान लो एप्पल बेचता है, ठीक है। तो एक्स ने वाई को बोला कि मेरे एप्पल है 150 रुपीज के जी। क्या बोला जी, एप्पल इज 150 रुपीज के जी। तो यहां से एक्स ने वाई को क्या दिया, ऑफर। वाई आपकी मम्मी है, वाई कौन है, आपकी मम्मी। तो बताओ आपकी मम्मी इन एक्स को क्या बोलने वाली है कि भैया 2 किलो पैक कर दो, कतई नहीं। मम्मी बोलेगी कि भैया सही सही लगा लो, 120 रुपए किलो, पिछली दुकान से पूछ के आई हूं, 120 रुपए किलो दोगे क्या। अब यहां क्या हुआ, अब यहां ये हुआ कि पहले ऑफर किसने दिया था, एक्स ने। पहले पहले एक्स ऑफरर था और वाई ऑफरी थी। मम्मी जी ने उसका ऑफर सुनने के बाद एक्सेप्टेंस तो नहीं दी, मम्मी जी ने यहां से मारा काउंटर ऑफर। क्या मारा, काउंटर ऑफर। When one person gives offer, दोबारा से सुनना, अच्छे से सुनना बच्चे। When one person gives offer, then another person gives a second offer and the second offer is called counter offer। आया कुछ समझ में। तो अब यहां पर बदलाव क्या हुआ, ऑफरी बन गई ऑफरर, और ऑफरर बन गया कौन, ऑफरी। ऑल वेल। ऑफरी बन गया ऑफरर और ऑफरर बन गया ऑफरी, और इस सिचुएशन को मैं क्या नाम देने वाला हूं, काउंटर
ऑफर। उम्मीद है आप लोगों को मैं समझा पाया। क्लियर है जी? ऑल वेल। तो काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है? तो सुनना, लैंग्वेज में व्हेन वन पर्सन गिव्स ऑफर देन अनदर पर्सन गिव्स सेकंड ऑफर एंड द सेकंड ऑफर इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। ऑल वेल। रिपीट करते हैं। व्हेन वन पर्सन, मैं वन पर्सन हूं, व्हेन वन पर्सन गिव्स ऑफर then another person gives second offer and the second offer is called counter offer. all well। तो उम्मीद है ये समझ पाए। तो अब हम बात करेंगे क्रॉस ऑफर की। ठीक है, ये क्या है बेटे मेरे? क्रॉस ऑफर। तो क्रॉस ऑफर के बारे में कुछ ऐसे कहते हैं, इट मींस एक्सीडेंटली एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर। सिमिलर ऑफर, एक जैसा ऑफर एक्सीडेंटली एक्सचेंज हो जाता है। समझ में आपको ऐसे नहीं आएगा, ऐसे मजा भी नहीं आता कि लिख के बता दो। इट मींस एक्सीडेंटली एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर। क्या हुआ कि मेरे प्यारो, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आया था 1872 में। आजकल का जमाना चल रहा है, अभी चल रहा है 2024। ठीक है, अभी 2024 चल रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर आया था। तो आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए बहुत सारी कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे इमीडिएटली बना लेते हो, आपके पास जीमेल है, ईमेल करने के बाद आपके पास फेसबुक भी है, हालांकि फेसबुक से कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनते। व्हाट्सएप पे तो व्हाट्सएप बिजनेस अब आ गया, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। लेकिन एक्ट तो आया 1872 में। उस समय ज्यादातर 1872 के बाद 1910, 1920, 1930, 1940, 1990 तक, 1990 के अंत तक, इनफैक्ट 2000 की शुरुआत तक, 2003, 2004, 2005 तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो बनते थे वो बनते थे ज्यादातर लेटर के थ्रू। किसके थ्रू? लेटर के थ्रू। तो उस समय तो ये क्रॉस ऑफर की बहुत सिचुएशन आती थी। आजकल ये सिचुएशन आती है बट थोड़ी कम आती है। अब क्रॉस ओवर में मैंने क्या लिखवाया? इट मींस एक्सीडेंटली एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर। मतलब कि सिमिलर ऑफर जो मेरा है वो एक्सीडेंटली क्या हो गया? वो एक्सचेंज हो गया। तो ये क्या कह रहे हो सर? सर कह ये रहे हैं कि मान लो मिस्टर एक्स चेन्नई के अंदर है और मिस्टर वाई बैठा है दिल्ली में। मिस्टर वाई के पास एक कार है। क्या है प्यारो? एक कार। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक लेटर लिखा, ठीक है, कि क्या तुम अपनी कार मुझे बेचोगे 1,00,000 रुपए में? ठीक है, तो ये लेटर मिस्टर एक्स ने क्या करा? मिस्टर वाई को भेजा। कोई दिक्कत? को इंसिडेंटली मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को ये लेटर भेजा कि क्या आप मेरी कार को परचेज करोगे 1,00,000 रुपए में। हुआ क्या? ऊपर बढ़ो। इट मींस एक्सीडेंटली, मैंने क्या बोला? कोइंसिडेंटली एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर। एक ही ऑफर एक्सीडेंटली दोनों ने एक दूसरे को दे दिया। तो उसने भी ऑफर दिया, मैंने भी ऑफर दिया। तो ऑफर प्लस ऑफर क्या होता है? कुछ नहीं होता। एग्रीमेंट तो होता है ना। एग्रीमेंट मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो यहां एक्सेप्टेंस है कहां? कहीं एक्सेप्टेंस नहीं है। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए ये क्रॉस ऑफर बोलते हैं और ये यहीं आके थम जाता है। अब दोनों जब लेटर पढ़ेंगे तो दोनों बोलेंगे अरे यार इसने तो मुझसे ही पूछ लिया। कुछ आ रहा समझ में? तो अगर कार बेचनी होगी तो फ्रेश लेटर इशू करना पड़ेगा। ये वाला क्रॉस ऑफर है। क्लियर है? तो क्रॉस ऑफर क्या? इट मींस एक्सीडेंटली एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर। कभी कभी होता होगा तुम्हारे साथ भी जनरल लाइफ में, तुम रोड पर चल रहे हो
मान लो कोई महिला सामने से आ रही है, आप यहां से जा रहे हो, आप इधर हुए उसको साइड देने के लिए, तो वो भी साथ में तुम्हारी तरफ ही हो गई ताकि तुम्हें साइड दे सके। फिर आप इधर हुए तो वो भी उधर हो गई। ये बॉलीवुड की फिल्मों में बहुत होता है, साउथ की फिल्मों में भी बहुत होता है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे, तो दोनों ने एक साथ ही बोला आई लव यू। उसने भी आई लव यू बोला, मैंने भी आई लव यू बोला, तो टू कहाँ है यहाँ पर? तो दिस इज क्रॉस ओवर। ऑल वेल, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं नोट्स से। अब आगे है मेरे प्यारों, लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर। हम लोग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ सेकंड ऑफर। आपका एक आ गया क्रॉस ऑफर, एक आ गया काउंटर ऑफर। तो पहले मैं काउंटर को पढ़ रहा हूं। व्हेन ऑफरी, यानी कि आपकी मम्मी, आफ्टर हियरिंग फर्स्ट ऑफर गिव सेकंड ऑफर। ऑफरर ने कितने बोला? 150 रुपए किलो एप्पल। आपकी मम्मी ऑफरी ने बोला 120 रुपीज। तो पहले सुना होगा ना 150 रुपए, तभी 120 बोला। देन सच सेकंड ऑफर इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। एग्जाम्पल है, राम ऑफर टू सेल हिज कार फॉर रुपीज 5 लाख टू श्याम। श्याम सेज he would like to buy it for rupees 4.5 lakh. This is not a valid acceptance but only a counter offer by Shyam which Ram may or may not accept. अब हो सकता है सेब वाला मना कर दे कि आंटी जी जाओ, हम तो, मुझे खुद 130 का पड़ा है, मैं आपको 120 का कैसे दे दूं। ठीक है। क्रॉस ऑफर, व्हेन टू पर्सन मेक आइडेंटिकल ऑफर, जब दो बंदे आइडेंटिकल ऑफर देते हैं टू ईच अदर देन इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल एक्सचेंज ऑफ सिमिलर ऑफर। एग्जांपल है, राम बाय अ रिटन लेटर ऑफर टू सेल हिज कार टू श्याम फॉर रुपीज 5 लाख। he posted the offer letter on 2nd of January. Suppose Shyam also posted an offer letter to buy a car of Ram for rupees 5 lakh. तो देखो दोनों पे सेम है ना, राम ने श्याम को बोला, श्याम ने राम को बोला, तो दोनों चीजें क्या है? सेम हो गई। तो here is no acceptance but क्रॉस ऑफ। ऑल वेल, समझ में आ गया प्यारो? ठीक है। तो ये हमारे 4 क्लासिफिकेशन हो गए। एक 5वां क्लासिफिकेशन और देता हूं, फिर नोट्स के पास जाएंगे 5वें के लिए, एंड देन वी विल स्टार्ट द कंसेप्ट्स फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। ऑल वेल, तो मैं अब स्टडी मटेरियल बोलूंगा तो समझ जाना इंस्टीट्यूट की बुक की बात हो रही है, आईसीआई की बुक की बात हो रही है। अब नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के बेसिस पर एक ही होता है जिसको आप बोलते हो स्टैंडिंग ऑफर। ये बहुत आसान है। अब सर स्टैंडिंग ऑफर का मतलब क्या होता है? सर स्टैंडिंग ऑफर मतलब ऐसा ऑफर जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहता है। द ऑफर विच कंटिन्यूज इन फ्यूचर इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर। अब सर ये क्या कह रहा हूं, समझ नहीं आ रहा। तो बेटे आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। अगर किसी के घर में न्यूज़पेपर आता है, किसी के घर में न्यूज़पेपर आता हो, तो न्यूज़पेपर वाला क्या करता है? वो सुबह सुबह आता है, वो न्यूज़पेपर बांधता है, उनकी बड़ी अच्छी स्टाइल होती है न्यूज़पेपर बांधने की, बिल्कुल लपेटता है, रबड़ लगाता है, बिना ऊपर देखे धड़ाम फेंक देता है। तीसरे फ्लोर पे फेंकेगा, चौथे फ्लोर पे फेंकेगा, न्यूज़पेपर वहीं जाता है। इतनी तगड़ी टेक्निक होती है उनकी। तो उस न्यूज़पेपर वाले का काम है रोज सुबह आपके घर पे अखबार फेंक कर जाना, अखबार देकर जाना। तो उस न्यूज़पेपर वाले से आपके फादर ने न्यूज़पेपर का ऑफर एक बार ही दिया होगा, मान लो 5 साल पहले दिया था कि भाई मेरे घर में अखबार फेंक देना, और आज तक वो ऑफर चल रहा है। मतलब आज तक वो अखबार वाला हर महीने फेंकता है, महीने के अंत में वो घर पे आकर आपका अखबार के साथ बिल भी भेज देता है, वो पैसे ले जाता है। कुछ आ रहा है समझ में? आ रहा है बेटे? क्लियर है? तो ए ने बी से न्यूज़पेपर वाले से बोला कि भाई मेरे घर में कल से अखबार भेजो। तो अब रोज ए उसको फोन थोड़ी करेगा कि भाई आज अखबार नहीं आया, आज नहीं आया। अब न्यूज़पेपर वाले का काम है जब तक ये मना ना करे तब तक वो ऑफर जो है वो कंटिन्यू रहता है। दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर। एक और आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, मिल्कमैन। आजकल तो ये बंद हो गए, आजकल तो हम ही वो दूध की डोलची लेकर, या थोड़ा सा हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, हम वो पैकेट वाला दूध लेकर आते हैं। लेकिन पहले के जमाने में घरों का जो अलार्म हुआ करता था वो दूध वाले ही हुआ करते थे। वो सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे घर आपके घर पे आते थे, बैल बजाते थे और आपको दूध देकर चले जाते थे। तो एक बार ही उस दूध वाले को ऑफर दिया होगा,
उसके बाद तो नहीं दिया होगा, उसका काम है डेली दूध देकर जाना। तो ऑफर टू मिल्क मैन, ऑफर टू न्यूज़पेपर वाला इज कॉल्ड कंटिन्यूअस और स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग मतलब वो ऑफर, द ऑफर विच कंटिन्यूज इन फ्यूचर इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर। ऑल वेल। तो देखें नोट्स में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, फिर हम जाएंगे स्टडी मैट पे। तो लिखा है सी पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब होता है एन ऑफर विच विल कंटिन्यू इन फ्यूचर इज कॉल्ड व्हाट, स्टैंडिंग ऑफर। जैसे ऑफर टू मिल्क मैन फॉर सप्लाई ऑफ मिल्क फॉर 1 ईयर इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर। ऑल वेल। तो ये मेरे नोट से पूरा कंप्लीटेड है। अब हम अपने फोकस करेंगे अपने इंस्टीट्यूट की किताब पर। तो बेटे मेरे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर हम कर रहे थे, तो सबके सब आ जाएंगे। एक होता है जनरल, एक स्पेशल, एक काउंटर, एक क्रॉस, एक स्टैंडिंग। उम्मीद है पूरा का पूरा समझ में आ गया आपको। जनरल ऑफर मीन्स द ऑफर विच आर मेड टू पब्लिक एट लार्ज इज कॉल्ड जनरल ऑफर। स्पेशल ऑफर मेड टू ए ऑफर विच आर गिवन टू ए स्पेसिफिक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। Counter offer means when one person gives offer, the another person gives second offer, and the second offer is called counter offer. Cross offer means accidental exchange of similar offer. Standing offer means the offer which continue in future is called standing offer. All well. तो सबसे पहला हमारा जनरल ऑफर स्टार्ट। It is an offer made to public at large and hence anyone can accept and do the desired act. कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है in the terms of section number 8 of the act anyone performing the condition, जिसने कंडीशन परफॉर्म कर दी। जैसे मैंने ये बोला कि कोई भी पर्सन मेरे इस प्रोडक्ट को, मान लो मैं कोई प्रोडक्ट यहाँ देखता हूँ, कोई भी पर्सन मान लो ये खाने का प्रोडक्ट है, मेरे इस प्रोडक्ट को अगर यूज करते वक्त बीमार हो गया, मैंने इस पे लिखा है, तो उसको 2000 का इनाम मेरी तरफ से, 2000 का कॉम्पनसेशन मेरी तरफ से। अब आप भाइयों में से किसी ने इस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, इसको पढ़ा, इसके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसको यूज भी किया और आपको बीमारी हो गई, तो आप मेरे पास 2000 रुपए लेने आ सकते हो। बेशक आप मेरे को एक्सेप्टेंस देने नहीं आए थे, क्योंकि जनरल ऑफर में आपने जब कंडीशन को फुलफिल कर लिया तो वही कंडीशन आपकी एक्सेप्टेंस मानी जाती है। ऑलवेज समझ में आया? तो इंस्टीट्यूट की बुक को पढ़ने का यही मजा होता है। सब कुछ जानने के बाद जब आप इस बुक को पढ़ते हो ना, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद, आपको ये बुक ऐसा लगता है कि वाह मजा आ गया। ठीक है। तो इन द टर्म्स ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशन ऑफ द ऑफर कैन बी कंसीडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। जिसने कंडीशन फुलफिल कर ली, मान लेंगे उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अंटिल द जनरल ऑफर इज रिटेक्टेड और विड्रॉवन, जब तक जनरल ऑफर विड्रॉ ना हो तब तक माना जाएगा कि कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसको कंटिन्यूइंग ऑफर भी बोलते हैं, स्टैंडिंग ऑफर नहीं बोलते, कंटिन्यूइंग ऑफर। जब तक मैं, मान लो कि मेरा जो बंदा खो गया था वो मिला ही नहीं 1 महीने तक, तो वो चल रहा है ऑफर 1 महीने तक, जिस दिन मिल गया उस दिन मैं विड्रॉ कर लूंगा। मैंने प्रोडक्ट पे लिखा था जब तक ये प्रोडक्ट बिक रहा है तब तक किसी को कोई बीमारी हो जाए। ऑलवेज। तो यहाँ पर एक केस था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल, तो ये मैं केस आपको बता चुका हूं। ठीक है। अब बी है हमारा स्पेसिफिक और स्पेशल ऑफर। व्हेन द ऑफर इज मेड टू ए स्पेसिफिक और एन ascertain person, it is known as the specific offer. Specific offer can be accepted only by that specified person to whom the offer has been made. स्पेसिफिक ऑफर वही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है जिसको हमने ये वाला ऑफर दिया है। समझ में आई बात? यहाँ पर केस है बोल्टन वर्सेस जॉन्स का। ये केस मैं आपको बताऊंगा, छोटा सा केस है। ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी। ए ने ऑफर किसको दिया? बी को। तो ये स्पेसिफिक ऑफर है। एक्सेप्ट कौन करेगा? बी ही करेगा। तीसरा मेरे प्यारे है क्रॉस ऑफर। क्रॉस मतलब बंदे ने इग्नोर किया, ऑफरर ने जो ऑफर दिया, जैसे आपकी मम्मी ने 150 रुपए किलो एप्पल को इग्नोर कर 120 रुपए किलो एप्पल बोला। When two party exchange identical of, सॉरी ये अच्छा क्रॉस ऑफर है बेटे, सॉरी मुझे लगा काउंटर ऑफर आ गया, तो पहले मैं काउंटर बताता हूं। When the offeree offer to qualified acceptance of the offer। अब मेरे प्यारो ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होती है? क्वालिफाइड वर्ड का मतलब होता है विद कंडीशन, शर्तों के साथ। जैसे आपकी मम्मी ने
शर्तों के साथ। मैंने बोला 150 रुपए किलो, मम्मी ने बोला 120 लगा लो, तो ये एक्सेप्टेंस तो थी, क्वालिफाइड थी। तो व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड मतलब दोबारा बता रहा हूं शर्तों के साथ, ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर, जो ओरिजिनल ऑफर दिया उसमें कुछ बदलाव किए। ही सेड टू हैव मेड ए काउंटर ऑफर, तो मानेंगे उसने कौन सा ऑफर दिया, काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। समझ में आ गया प्यारो? तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, ए ऑफर टू सेल इज प्लॉट टू बी फॉर रुपीज 10 लाख। बी ने बोला ओके मैं खरीदूंगा, लेकिन कितने में, 8 लाख में। मार दिया क्या, काउंटर ऑफर। समझ गए बच्चे? अब बात करते हैं हम क्रॉस ऑफर की। क्रॉस में क्या होता है, व्हेन टू पार्टी एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर, द ऑफर इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो ऑफर प्लस ऑफर इज इक्वल टू नथिंग, तो आपस में किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। तो there is no binding contract in such a case because offer made by person cannot be construed as acceptance of the another's offer. All well? तो यहाँ पर हमारा एक एग्जांपल है, if A makes a proposal to B to sell his car for rupees 2 lakh and B without knowing the proposal of A makes an offer to purchase the same car at rupees 2 lakh, तो देखो सब कुछ सेम है, तो ये क्रॉस ऑफर हो गया। ठीक है बच्चे? अब ये कहता लास्ट आपका स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग, और इसको आप एक और नाम से जानते हो, ओपन ऑफर। एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग, कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। जैसे टेंडर्स दैट आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज ए काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। ऑल वेल? जो टेंडर दिए जाते हैं गुड्स की सप्लाई के लिए, जैसे कि मान लो कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मेरे पास रॉ मटेरियल मिस्टर बी का आता है, तो मिस्टर बी से मैंने एक बार बात करी कि आपको मैं ठेका देता हूं हमारे यहाँ रॉ मटेरियल भेजने का, टेंडर मतलब ठेका। तो बी से जो बात हुई वो एक बार के लिए बात नहीं हुई, अब हमेशा जब तक मेरी मैन्युफैक्चरिंग चलती रहेगी, मिस्टर बी उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पर जो पहली बार मैंने बात करी, मिस्टर बी माल सप्लाई करता रहेगा। और ये मेरा जो ऑफर है ये कौन सा है, ओपन ऑफर। ऑल वेल मेरे प्यारो? तो आज हम लोगों ने क्या बात करी, ऑफर के क्लासिफिकेशन की। पहले हमने पिछला पूरा रिवाइज किया, और आज की क्लास मेरी क्या थी, पूरा का पूरा मैंने आपको ऑफर के टाइप्स समझाए। उम्मीद है समझ में आया। एक केस भी आपको मैंने बताया था, बोल्टन वर्सेस जोन्स, हम आगे डिस्कस करेंगे, या मैं इसकी एक वीडियो सेपरेट डालूंगा। कुछ खास केस वैसे है नहीं, खास केस आपका कार्लिल वाला था जो आपने कर लिया। ऑल वेल? मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। इस टॉपिक का, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हर अटेम्प्ट में, हर दूसरे अटेम्प्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ये पहले से लीक्ड क्वेश्चन है जिसको हम कल करने वाले हैं। अगली क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। वैसे तो ये सारी क्लास इंपॉर्टेंट है, आप सब सीरियस हो जाए, रिजल्ट आ चुका है, अगला नंबर आपका है, ज्यादा समय जून में बचा नहीं है। आज तारीख कुछ 7 है, 7 फरवरी है, आज ही रिजल्ट आया है 2024। अब आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ज्यादा समय नहीं है। तो अब आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करें। अब मेरी वीडियोस भी जल्दी जल्दी आपके पास पहुंचती रहेंगी। आप अपना प्यार दें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।